डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग मोनेरा संघ के प्रमुख लक्षण जो हैं उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो है, उसमें भी आर्कियोबैक्टीरिया हम लोग पढ़ चुके हैं। मोनेरा को हम बताए थे कि दो भागों में या दो प्रभागों में हम डिवाइड किए थे, एक आर्कियोबैक्टीरिया और एक यूबैक्टीरिया। तो आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, उनके टाइप्स के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। अगला जो होगा यूबैक्टीरिया होगा। क्या होगा? यूबैक्टीरिया होगा। ठीक है। मोनेरा के अंतर्गत हम लोग मोनेरा किंगडम हम लोग पढ़ रहे थे। किंगडम जो है मोनेरा के अंतर्गत हम लोग पढ़ना है यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया देखिए, यूबैक्टीरिया जो है इसी को हम वास्तविक बैक्टीरिया भी कहते हैं। वास्तविक बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। जब पृथ्वी पर अनुकूल परिस्थिति का निर्माण हुआ, फेवरेबल कंडीशन जब आया, अनुकूल परिस्थिति का जब निर्माण हुआ, तो आर्कियोबैक्टीरिया के ही कुछ सदस्य जो थे उनमें परिवर्तन हुआ और फिर वो यूबैक्टीरिया में परिवर्तित हो गए। एक बार और बताएंगे कि जब पृथ्वी की वातावरण जो है अनुकूल दशा में जब आई, तो जो आर्कियोबैक्टीरिया के सदस्य थे उन्हीं में कुछ परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने के फलस्वरूप यूबैक्टीरिया के सदस्यों का निर्माण हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर यूबैक्टीरिया आया, यानी अनुकूल परिस्थिति जब आया तभी जाकर यूबैक्टीरिया के सदस्यों का निर्माण हुआ या इनका उदय है। ठीक है। यूबैक्टीरिया जो होते हैं, ये बैक्टीरिया प्रतिकूल परिस्थिति में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये सदैव अनुकूल परिस्थिति में ही सर्वाइव करते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति आ जाने पर वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस वातावरण के उस भौतिक दशा को सहने की क्षमता इनके अंदर नहीं पाई जाती है, जबकि आर्कियोबैक्टीरिया में पाई जाती है। आर्कियोबैक्टीरिया के सदस्य जो होते हैं वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, जबकि यूबैक्टीरिया के सदस्यों में ऐसा गुण नहीं पाया जाता। ठीक है। यूबैक्टीरिया को भी हम 3 भागों में बांटे थे, आप लोगों को बताए थे। ठीक है। कौन कौन से? तो एक जो था ट्रू बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया को 3 भागों में हम बांटे थे। ट्रू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा। ये 3 भागों में बांटे थे। इन्हीं तीनों के बारे में अब डिटेल जानना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रू बैक्टीरिया के बारे में। ट्रू बैक्टीरिया क्या है, ठीक है, और कैसे इसकी खोज हुई। ट्रू बैक्टीरिया के बारे में हम लोग जानेंगे आज। देखिए, ट्रू बैक्टीरिया है सिंपली इसको बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ट्रू बैक्टीरिया को सिंपली हम बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। देखिए, बैक्टीरिया की खोज किसने किया, कैसे इसकी खोज हुई, इसके बारे में जानेंगे। तो बैक्टीरिया का खोज सर्वप्रथम देखेंगे कि 1683 ईस्वी में बैक्टीरिया का खोज जो है, बैक्टीरिया की खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एक वैज्ञानिक, 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनियो वान ल्यूमेनहॉफ। ठीक है। 1883 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूमेनहॉफ एंटोनी वान ल्यूमेनहॉफ
नामक वैज्ञानिक ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से सर्वप्रथम बैक्टीरिया को खोजा। इस प्रकार ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहली जीवित कोशिका की अगर खोज हुई, वैसे कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया। लेकिन उन्होंने जो कोशिका देखा था, मृत कोशिका को देखा था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन सर्वप्रथम जीवित कोशिका को अगर कोई देखा तो एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने ही देखा, जो कि बैक्टीरिया को ही देखा था। ठीक है, इसी प्रकार बैक्टीरिया का खोज किसने सर्वप्रथम किया? तो एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने ही किया 1683 ईस्वी। फिर इसमें देखेंगे कि कैरोलस लिनियस ने इन बैक्टीरिया को एक नया वंश बनाया जिसे बर्मीज कहते हैं। बर्मीज कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस बैक्टीरिया के लिए बाद में एक संघ का स्थापना किया जिसे हम बर्मीज कहते हैं। यानी बैक्टीरिया को अध्ययन करने के लिए एक संघ के अंतर्गत रखा, जिसे हम क्या कहते हैं? बर्मीज कहते हैं। किसने रखा? कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने रखा। फिर इस बैक्टीरिया का नाम जो है किसने परिवर्तित किया? तो एरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1829 ईस्वी में बैक्टीरिया शब्द दिया। देखेंगे एरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1829 ईस्वी में इसका नाम बैक्टीरिया रखा। ठीक है, इसका नाम क्या रखा? बैक्टीरिया रखा। ध्यान देंगे, बैक्टीरिया का खोज 1683 ईस्वी में एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने किया, लेकिन बैक्टीरिया शब्द या बैक्टीरिया नाम जो रखा वो एरनबर्ग है। कहीं एरनबर्ग भी लिखा होगा। एरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1829 ईस्वी में बैक्टीरिया शब्द दिया या बैक्टीरिया नाम दिया। फिर देखेंगे लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक किण्वन की खोज, फर्मेंटेशन की खोज। फर्मेंटेशन की खोज जो है ये लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने किण्वन की खोज की, फर्मेंटेशन की खोज की। इससे पहले वैज्ञानिकों को पता नहीं था। कुछ देखेंगे खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म बैक्टीरिया के कारण उनमें प्रोसेसिंग क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप वो खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे दूध से दही का बनना, ये किण्वन क्रिया है, फर्मेंटेशन क्रिया है, जो कि लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बनता है। तो यह किण्वन क्रिया है। तो किण्वन क्रिया की खोज जो है लुई पाश्चर ने किया। इन्होंने ही बताया कि बैक्टीरिया जो है किण्वन क्रिया द्वारा कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण करते हैं जो मनुष्य के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, लुई पाश्चर ने ही किण्वन की खोज की। किण्वन की खोज करने के कारण लुई पाश्चर जो है, लुई पाश्चर सूक्ष्म जैविकी का फादर कहा गया। सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी, यानी लुई पाश्चर को ही माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा गया, फादर या जनक कहा गया। लुई पाश्चर को ही माइक्रोबायोलॉजी का क्या कहा गया? फादर कहा गया या जनक कहा गया। ठीक है, और इनको एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक, ठीक है, इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा गया, यानी जीवाणु के जनक कहलाए। जीवाणु के जनक कहलाए कौन? एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम बैक्टीरिया की खोज की। इस कारण इन्हें हम जीवाणु का जनक कहते हैं या फादर ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है,
फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, जीवाणु का जनक इसको एंटोनियो वान ल्यूमेनहॉक को कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें देखेंगे कि आधुनिक बैक्टीरियोलॉजी का जनक कौन है, तो रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। रॉबर्ट कोच को देखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं रॉबर्ट कोच को। रॉबर्ट कोच को मॉडर्न फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, रॉबर्ट कोच को मॉडर्न फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, जबकि एंटोनियो वान को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, और लुई पास्चर को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहते हैं। तो ये जितने पॉइंट्स हम बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। खोज किसने किया बैक्टीरिया की, एंटोनियो वान ल्यूमेनहॉक ने। कैरोलस लिनियस ने बैक्टीरिया को किस संघ में रखा, संकर वंश में रखा, तो बर्मीज वंश में रखा। ठीक है, एरनबर्ग ने 1829 ईस्वी में बैक्टीरिया शब्द दिया। ठीक है, और लुई पास्चर ने किण्वन क्रिया की खोज की, फर्मेंटेशन की खोज की। रॉबर्ट कोच को मॉडर्न फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। अगली जो टॉपिक होगी वो होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं के प्रमुख लक्षण, जीवाणुओं के प्रमुख लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के प्रमुख लक्षण, तो बैक्टीरिया के कौन कौन प्रमुख लक्षण हैं, तो बहुत से लक्षण हैं। पहला लक्षण देखेंगे, पहला लक्षण क्या है बैक्टीरिया का। पहला लक्षण तो याद ही होना चाहिए, सभी पॉइंट्स याद होना चाहिए। ठीक है, इसे कई बार जब पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। पहला यही है कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, यूनिसेलुलर। ठीक है, और क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक होते हैं। इन तीनों टर्म के बारे में आप लोग जानते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में भी इसको हम समझाए थे। माइक्रोस्कोपिक मतलब ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नग्न आँखों से देखना संभव नहीं है। माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। यूनिसेलुलर इसलिए कहते हैं कि इनकी शरीर जो है एक कोश की होता है, यानी एक ही कोशिका से मिलकर बॉडी की रचना होती है। और प्रोकैरियोटिक इसलिए कहा जाता है कि इनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, और केंद्रक के स्थान पर जो संरचना पाई जाती है उसे केंद्रकाव अथवा न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोइड इसमें पाया जाता है। ठीक है, और इन्हीं न्यूक्लियोइड में याद रखेंगे कि डीएनए जो होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, वृत्ताकार डीएनए होता है। ठीक है, तो वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, याद रखेंगे। तो ये पहले विशेषता हो गई। दूसरी लक्षण देखेंगे कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति, यानी कोशिका भित्ति इनमें पाई जाती है। और इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर, उनमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो इनकी कोशिका में एसिटिल म्यूरेमिक एसिड और एसिटिल ग्लूकोसामीन पाया जाता है। एसिटिल देखेंगे, एसिटिल म्यूरेमिक एसिड और एसिटिल ग्लूकोसामीन
ये दो जो होते हैं शर्करा के व्युत्पन्न होते हैं, शुगर के ये व्युत्पन्न होते हैं, शर्करा के व्युत्पन्न होते हैं, और ये दोनों के दोनों पदार्थ जो होते हैं सेल वॉल में पाए जाते हैं। याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। एसिटिल म्यूरेमिकम और एसिटिल ग्लूकोसामिन जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाए जाते हैं। सेल वॉल क्या है ये हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया के चारों ओर एक मोटी सी आवरण होता है, इसी मोटी सी आवरण को हम सेल वॉल कहते हैं। ये बैक्टीरिया मान लिया जाए तो बैक्टीरिया के कोशिका के चारों ओर देखेंगे एक मोटी सी आवरण होता है, इसी को सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्त कहते हैं, जो कि इनके बॉडी को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो इन्हीं कोशिका भित्त में ये दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। अगला देखेंगे, अगला जो प्रमुख विशेषता है तीसरा कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं इनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, और केंद्रक के जगह पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं या केंद्रिकाव कहते हैं। और इनमें डीएनए जो होता है वृत्ताकार होता है। जैसे ये बैक्टीरिया तो इनमें जो पाई जाती है डीएनए ये है, इसी को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं या केंद्रिकाव कहते हैं। और ये जो इसमें डीएनए होता है वो वृत्ताकार डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक, चौथा पॉइंट देखेंगे कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में इनके जीव द्रव्य कला जो होता है, जीव द्रव्य कला में जगह जगह पर फोल्डेड हो जाता है। ठीक है, फोल्डेड होकर एक विशेष प्रकार की संरचना बनाता है। इस प्रकार देखेंगे कि अगर मान लिया जाए ये बैक्टीरिया तो इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। देखिए ये जीव द्रव्य कला है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये देखेंगे कि इनके जीव द्रव्य कला जो होता है अंदर की तरफ कई जगह फोल्डेड होता है, मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना होती है। इसको हम मीसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं। इसको मीसोसोम या इसको मीजोजोम भी कह सकते हैं, मीसोसोम भी कह सकते हैं अथवा मीजोजोम कहते हैं। इसी मीजोजोम में श्वसन क्रियाएं होती है बैक्टीरिया की, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। जैसे एक यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकांड्रिया पाया जाता है, कोशिकांग। ठीक है, और इसी माइटोकांड्रिया के अंदर श्वसन क्रियाएं होती है, आंतरिक श्वसन क्रियाएं होती हैं, जिनके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में। ठीक उसी प्रकार यह भी श्वसन कोशिकांग होता है इस बैक्टीरिया का, जिनके अंदर आंतरिक श्वसन क्रियाएं होती हैं और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये याद रखेंगे। इनमें देखेंगे कि जो भी पांचवा पॉइंट होगा इनमें, हाँ, बैक्टीरिया जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्वपोषी होते हैं और कुछ ऐसे विषमपोषी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं, कुछ मृत्युपरजीवी होते हैं। यानी ये विभिन्न प्रकार के पोषण विधि के आधार पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो जो स्वपोषी होंगे उनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाई जाएगी, यानी उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और भोजन का निर्माण स्वयं कर लेंगे। लेकिन जो विषमपोषी हैं या परजीवी हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, यानी वो अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं बल्कि दूसरे जीवधारी के शरीर पर निवास करते हैं। ठीक है, और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस आधार पर देखेंगे कि बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं। तो जो बैक्टीरिया स्वपोषी होता है, ऑटोट्रोफ होता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाई जाती है। तो
उनमें हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के जगह पर लैमेली पाई जाती है। यानी क्लोरोप्लास्ट के ही सबसे सरलतम रूप होता है लैमेली, यानी वो लैमेली पाई जाती है। इसी लैमेली पर हरित लवक क्लोरोफिल पाए जाते हैं और यही क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया में सहायक होता है। तो यानी इनमें लैमेली पाई जाती है, लैमेली याद रखेंगे, ठीक है। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, हरित लवक नहीं होता है। हरित लवक की जगह पर क्या होता है, लैमेली होता है। ये भी एक विशिष्टता है। छठवां देखेंगे, छठवां पॉइंट क्या है कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सभी बैक्टीरिया में लैंगिक क्रिया होती है, प्रजनन क्रिया होती है। और प्रजनन क्रिया दो विधियों द्वारा होता है, एक जो होता है अलैंगिक और एक जो होता है लैंगिक। तो इनमें जो अलैंगिक जनन होती है जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, उनमें द्विविभाजन क्रिया द्वारा होता है। द्विविभाजन क्या होता है ये भी ध्यान दिया जाए। देखेंगे इनमें प्रजनन जो होता है रिप्रोडक्शन जो होता है, अगर एसेक्सुअल हो रहा है, एसेक्सुअल, और एक जो होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें देखेंगे द्विविभाजन द्वारा होता है, बाइनरी फिशन द्वारा होता है, जिसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया जो होता है यह बैक्टीरिया दो भागों में विभक्त हो जाता है समान दो भागों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक भाग से एक नया बैक्टीरिया का निर्माण होता है। इसी क्रिया को हम द्विविभाजन कहते हैं, जो कि अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक भाग है, ठीक है। उदाहरण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाई जाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें रूपांतरण क्रिया द्वारा होता है, पुनर्संयोजन द्वारा होता है, इसके अतिरिक्त पारक्रमण द्वारा होता है, ठीक है। तो इनमें कई विधियां होती हैं, तो ये याद रखेंगे। वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज बाद में हुई, लगभग सन 1953 के आसपास, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, जो कि पुनर्संयोजन होता है, रूपांतरण होता है और पारक्रमण की क्रिया होती है, इन्हीं विधियों द्वारा होता है। उससे पहले वैज्ञानिकों को पता नहीं था, लेकिन बाद में खोज हुई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सातवां पॉइंट देखें, सातवां पॉइंट क्या है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, जो भी बैक्टीरिया होते हैं इनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है, 70S राइबोसोम होता है। आप लोग इससे पहले भी आर्कियोबैक्टीरिया में बताए थे, ठीक है। तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बने हैं बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो ये रहा बैक्टीरिया के जो भी लक्षण हैं, उनके प्रमुख लक्षणों के बारे में हम लोग जाने, ठीक है। और भी तमाम तरह के लक्षण हैं, लेकिन इनमें से हम प्रमुख ही लक्षण बताए हैं, इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो आप लोग इसे आज देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। और कोई समस्या हो तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर इसके अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।